स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका यूज हम लोग बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होते हैं जो एनएलएम से सॉल्व किया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बहुत ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वर्क पावर एनर्जी को जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जो एनएलएम का यूज करके, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, वो ईजिली कर सकते हैं एक लाइन। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, बस इसका यही काम है। इसके बिना भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो बच जाता है और इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि वर्क है क्या। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्क चैप्टर का अगर डेफिनेशन देखेंगे, वर्क जो होगा, वर्क जो लिखा होगा, डेफिनेशन क्या, इसका मीनिंग जब सर्च करेंगे तो लिखेगा टू डू एनीथिंग, to do anything which involves mental and physical effort, लेकिन जैसे आप ये मेंटल वर्क, हम लोग घर पे पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो इसको भी वर्क समझते हैं हम लोग, मेंटल एफर्ट। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में मेंटल एफर्ट को हम वर्क नहीं मानते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे तो वर्क नहीं होता, किसी वाल को पुश कर रहा है और वाल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा। तो सर फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क क्या होता है? तो फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर वर्क को समझना है तो यहाँ पर जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर फोर्स लग रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ डिस्प्लेस होकर आ जाता है, तो हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क इज सेड टू बी डन बाई ए फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर वो डिस्प्लेस्ड होता है, उस पर अगर फोर्स लग रहा होता है तो वर्क डन होगा। ये लैंग्वेज है फिजिक्स के, मेंटल एफर्ट वर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग वर्क डन पहले जो पढ़ेंगे, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, अगर किसी एंगल पर या डिफरेंट एंगल पर हो सकता है, तो वर्क जो होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट है स्टूडेंट। और बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स होगा, तो उसको अलग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो गया, मान ले रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट एस स्टूडेंट्स। तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लेकिन अगर मैथमेटिकली लिखे तो एफ डॉट एस होगा। वर्क डन कितना होगा? एफ डॉट एस। अगर किसी बच्चे को डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है तो फिर भी घबराने का डॉट, ये वैल्यू बस आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। और ये थीटा क्या होता है स्टूडेंट? थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एंगल होता है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है तो बाद में डॉट प्रोडक्ट अगर पढ़ाया भी क्या होगा, आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं भी आता है तो घबराने के सारे एक एक पॉइंट करके हर एक सिचुएशन का मैं एनालिसिस कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हो तो। अब यहाँ पर जैसे वर्क जो है, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर तो एफ एस कॉस थीटा हो गया। उसको समझने से पहले जो डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट? वर्क डन को एफ एस कॉस थीटा था तो एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा ये वाला लाइन होगा, एफ कॉस थीटा इधर होगा, फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट होता है। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसका मीनिंग क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स ऐसे, वर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटू एस। तो हमने ये वाला कंपोनेंट जो है वही तो यूज किया, एफ कॉस थीटा, इस वाले का हमने यूज नहीं किया, ये वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी एंगल पर फोर्स लगेगा तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू, ऐसे भी तो लिख सकते थे, एस कॉस थीटा इंटू एफ। तो एफ कॉस थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इंटू फोर्स, इंटू फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है स्टूडेंट एस और एंगल थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमने बताया कि एफ एस कॉस थीटा होता है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एस कॉस थीटा इंटू एफ भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटू एफ लिख लिया, तो इंटू एफ लिख लिया, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब एस का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक आ जाएगा इधर की तरफ स्टूडेंट एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा इसका एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। अब देखिए इसका हमें वर्क में यूज नहीं करता, हम लोग को क्या करना है कि जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो इसका प्रोजेक्शन ही इधर से अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे स्टूडेंट तो ये होगा एस कॉस थीटा इंटू एफ। तो ये ध्यान दें, ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, अगर फोर्स का कंपोनेंट तोड़ लें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़ लें फोर्स के डायरेक्शन में और फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हमने वर्क का डिफिनीशन, वर्क हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब एक एक एग्जांपल करके समझाऊंगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पहले इसका यूनिट समझ लेते हैं। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस होता है, एफ एस कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता है, तो एफ का यूनिट न्यूटन और एस का मीटर, तो न्यूटन मीटर और जूल भी बोलते हैं इसको। सीजीएस यूनिट में बात करेंगे तो डाइन इंटू डाइन सेंटीमीटर, और अर्ग हो जाएगा, फोर्स का यूनिट डाइन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो यूज होता है स्टूडेंट वो 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्ग बोलते हैं इसको, अर्ग, ठीक है। तो रिलेशन हो जाता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग, ओके। अब ये बेसिक हो गया। ऊपर से देखें स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दें, ये एनर्जी और एक जो है, सॉरी ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होता है एनर्जी का, जो आप 12 में जाएंगे या 10 में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक एक एग्जांपल लेके स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, इसका मास भी होगा कुछ एम मान ले रहा हूँ, फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक मान लो मूव करके यहाँ पर आ गया, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, ये फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है, यहाँ पर मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट है 10 न्यूटन, क्योंकि अभी हम लोग कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना होगा, एफ एस कॉस। तो अब हमें ध्यान देना है कि फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 0 है। तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ का वैल्यू 10 न्यूटन, एस का वैल्यू 2 मीटर इंटू कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 20 जूल। वर्क कितना हो जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपका जो है यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है मान लो 20 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ पर कहीं आ गया, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट मीटर ले रहा हूँ, 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया इधर, अच्छा। तो 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया, तो इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, F1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन, इसको F2 बोल रहा हूँ। तो हमसे बोलेगा स्टूडेंट्स कि किसका वर्क कैलकुलेट करना है, तो जिस फोर्स का हमें वर्क कैलकुलेट करना है उस फोर्स को हम लोग का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे। तो F1 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, राइट साइड हो रहा है स्टूडेंट, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में,
तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो अगर एंगल 0 है तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई F1 कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई F1 हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू कॉस 0 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 40 जूल। 40 जूल वर्क पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट। लेकिन अगर वर्क डन बाई F1 पूछा जाए, F2 पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो फोर्स किधर लग रहा है स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड में। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 180 डिग्री होगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो वर्क डन F2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया -20 जूल। तो वर्क पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है स्टूडेंट्स, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये पॉइंट जो हो गया ये डिस्प्लेसमेंट जब होगा, जैसे फ्रिक्शन का भी वर्क हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। फ्रिक्शन का वर्क भी सिचुएशन लेकर देखेंगे। अगर जनरल केस लेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मान लो, अब इस पर आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन, और ये सरफेस है, म्यू का वैल्यू 0.1 है, मास है 5 kg। तो आप अगर फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में, और फोर्स लाइट लग रहा है राइट साइड में, मैं F1 बोल रहा हूँ। तो वर्क डन बाई F1 निकाल, मान ले डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, वर्क डन बाई F1 कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालेंगे तो कितना, पहले फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, म्यू इंटू एन, म्यू mg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन आएगा स्टूडेंट, कैलकुलेट कर लें। तो 5 इंटू फ्रिक्शन इधर लेफ्ट साइड में है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन हो जाएगा 5 इंटू 2 कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1 यानी -10 जूल हो जाएगा, -10 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन का भी वर्क आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये तो अब हो गया सिंपल केस था, इसमें एक और केस ले लेता हूँ। पॉइंट 2 में जब देखिए स्टूडेंट, अगर ये पोर्टर है, क्या हो रहा है, फ्लैट सरफेस पर मूव कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, मान लो कि 10 मीटर डिस्प्लेस करेगा। अगर उससे बोलोगे कि वर्क नहीं कर रहा, फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं, वर्क कर रहा है। सर कैसे, ये वर्क तो कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, पुल्ली किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये पुल्ली जो है, कुल्ली जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, उस पर की तरफ फोर्स। और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, राइट के साइड में ये मूव कर रहा है, राइट के सामने। तो इधर 2 मीटर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन वो फोर्स किधर लगा रहा है, ऑब्जेक्ट पर, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाई पोर्टर कितना होगा, वर्क डन बाई पोर्टर हम लोग जानते हैं FS cos थीटा। तो फोर्स तो ये ऊपर लगा रहा है और जा रहा है राइट साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा FS cos 90। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट cos 90 का वैल्यू ही 0 हो जाता है स्टूडेंट्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क यहाँ पर 0 होगा। तो जो भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसका वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लो कि एक यहाँ पर ब्लॉक रखा गया और एक पर्सन जो है टेबल पर बुक रखा गया और टेबल को पुश कर दिया, टेबल को ही पुश कर दिया। मान लो कि इधर डिस्प्लेस हो गया S, ये डिस्प्लेसमेंट इधर S हो गया, टेबल के साथ बुक भी डिस्प्लेस हो गया, लेफ्ट साइड में इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया टेबल के साथ। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाई नॉर्मल बताओ कितना होगा, तो हमें वर्क किस फोर्स का पूछा गया, नॉर्मल का। तो नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। वर्क डन बाई mg पूछा जाए, वर्क डन बाई mg, फोर्स किधर लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट बुक का किधर हुआ लेफ्ट साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा वर्क डन 0 होता है। अब वह ऐसे ही सर्कुलर मोशन में, जैसे देखो हमारा मून जो है ऐसे रिवॉल्व करते रहता है अर्थ के अराउंड, ऐसे मून रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर पाथ पर, या कोई भी सैटेलाइट। तो यहाँ पर फोर्स क्या होता है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग लगता है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। छोटे से इंटरवल के लिए देखो, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटे से इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाई यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा 0, वर्क डन बाई फोर्स 0 हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स। किसी भी पोजीशन पर देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, देखो कहीं पर भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट छोटे से इंटरवल के लिए इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लग रहा है। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है राइट साइड में और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई
फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांध के हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं, वहाँ पर टेंशन का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये पॉइंट। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अब तो हमने देख लिया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन जीरो होगा। यहाँ पर देखें एक पर्सन जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ राइट साइड में फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो रहा है। फोर्स तो लगा रहा है, वो पूरा पुश कर रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वर्क डन क्या है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। जब एस ही जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर देखें एक पर्सन जो है वॉल को पुश कर रहा है, ऐसे पूरा दिन भर पुश किया, तुम बोलोगे कि कोई वर्क नहीं किया, फिजिक्स के लैंग्वेज में वो कोई वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो है वर्क तो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तभी वर्क होगा। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो जो हमने एफ एस फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं हम इसको। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ 3 मीटर है, और ये 4 मीटर, और ये 5 मीटर है। ठीक है, अब इसका मास है मान लो 6 kg, इसका मास है 6 kg। ये ब्लॉक जो है मूव करके यहाँ से ऐसे, यहाँ से मूव करके इधर आ गया, इधर से मूव करके इधर आ गया। ठीक है, तो इस पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा स्टूडेंट, इस पर फोर्स लग रहा होगा mg फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड। मान ले रहा हूँ ये एंगल थीटा है, थीटा का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 37 डिग्री आएगा। tan थीटा इक्वस टू 3/4 हो जाएगा, tan 37 इक्वस टू 3/4। ओके, तो mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर। तो यहाँ पर ये एंगल और फोर्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये वाला देखेंगे तो ये वाला कितना आएगा, 37 है, ये एंगल इसको ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 53 हो जाएगा, तो ये एंगल भी 53 होगा, तो 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच को थीटा मान रखा है हमने। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो एम जी इंटू एस कॉस 53 डिग्री। ओके, वर्क डन बाई ग्रेविटी। यहाँ एम जी 6 इंटू जी का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर इंटू कॉस 53, कॉस 53 होता है 3/5। ठीक है, 3/5, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 10, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, 360 नहीं 180 जूल हो जाएगा। अब इसको एक तरीका और है स्टूडेंट्स कि हम इस तरह से कैलकुलेट करें। ये डिस्प्लेसमेंट तो राइट साइड में हो रहा है इधर की तरफ, और mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो एक तो क्या कर सकते हैं, फोर्स का कंपोनेंट हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तोड़ लें, तब भी वर्क निकाल सकते हैं। अभी हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू एस लिख सकते हैं। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस जो है, एफ कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। जिस फोर्स का हमें वर्क निकालना है, यहाँ mg का निकालना, तो उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकालना। और हमें ये पता है कि इधर mg लग रहा है और फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में ये फोर्स है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर mg कॉस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, फोर्स के जगह पर mg है, mg कॉस 53 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5। अब ये कैलकुलेट करके देखें, सेम ही आएगा, सेम ही तो है, mg कॉस 53 सेम ही है, तो 180 जूल ये भी आएगा। या ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग तोड़ लें, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हम लोग फोर्स के अलॉन्ग तोड़ लें। तो हमारा mg इधर लग रहा था, mg ब्लॉक पर, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, एस थीटा ये एंगल है। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करें स्टूडेंट्स, एस का कंपोनेंट इधर के तरफ फोर्स के डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, ऐसे कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे इसका, तो यह आ जाएगा एस कॉस थीटा, एस कॉस 53 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स इंटू फोर्स, तो फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स कितना हो गया, एस कॉस 53। क्या ये यहीं से तीनों तरीके से यही हुआ। तो यहाँ पर सर आपने तीनों तरीके क्यों बताया आपने, देखिए स्टूडेंट्स, तीनों तरीके बताने का मकसद ये है कि कभी कभी क्या होगा, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग तोड़ना आसान होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग तोड़ना आसान होगा।
और कभी ऐसा भी होगा कि एंगल दिया रहा है तो कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो आपको उसमें चूज करना है कि कौन सा हमें ईजिली मैथमेटिकली मिल रहा है, हमको उसको यूज करेंगे पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर एक बॉल जैसा, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे। अब इसको यहाँ से छोड़ दिया गया तो ये क्या होगा, स्लाइड करके आएगा। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से स्लाइड होकर यहाँ पर आ गया। तो हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तो इस पर फोर्स एम जी किधर लग रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, एम जी नीचे हमेशा की तरफ, वर्क डन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मान ले रहा हूँ रेडियस आर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वर्क डन निकाले तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल किधर हुआ है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो एक तो तरीका है कि हमें ऐसा करें स्टूडेंट कि ये थीटा निकाल लें, एक तो थीटा निकालना पड़ेगा, तो हम लोग थीटा कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में निकाल लें, फोर्स के डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इसका कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ही तो होता है, एस कॉस थीटा। ये मान लो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा है, एस कॉस थीटा होगा, ए वाला लेंथ एस कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का ए वाला कंपोनेंट तो एस कॉस थीटा होगा, प्रोजेक्शन ही तो होता है एस कॉस थीटा। और ये एस कॉस थीटा किसके, रेडियस के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, और वो लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही होगा यार, ये वाला लेंथ आर किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो अगर वर्क डन निकालोगे तो कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और एस कॉस थीटा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और एफ किसके इक्वल है, एम जी के। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो इस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा इक्वस टू हो जाएगा आर के इक्वस टू एम जी इंटू आर, वर्क डन हो जाएगा इतना जूल। अगर मास आर दिया हो तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते। तो हमने क्या किया कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट किया, इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एक्चुअली ब्लॉक इस डायरेक्शन में देखे तो वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आया, जिस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उस डायरेक्शन में ब्लॉक यहाँ से एक्चुअली यहाँ से यहाँ गया, लेकिन वो फोर्स के डायरेक्शन में कितना नीचे आया, इतना ही नीचे आया यार। अरे यहाँ से लेवल देखे तो ये पहले इस लेवल पर था, अब वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आया, इतना ही आर नीचे फोर्स के डायरेक्शन में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एम जी आर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम जी आर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वेल से आप वाटर निकालते हैं, जैसे वेल से मान लो कि ये 25 kg का वाटर का पॉट है, बकेट और वाटर के साथ। तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आप जब फोर्स लगाएंगे कितना लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे एफ, और अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर खींच रहे हैं तो फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स एम जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नीचे एम जी लग रहा है। वर्क डन बाई एफ निकाला जाएगा तो फोर्स किधर लग रहा है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ, क्योंकि इस फोर्स का हमने पर्सन के द्वारा वर्क पूछा गया है कि वर्क डन बाई पर्सन, तो फोर्स इधर भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, मान लो कि ऊपर 2 मीटर तुमने ऊपर की तरफ वेल से निकाला, तो वर्क डन एफ इंटू 2 हो जाएगा, दोनों के बीच में cos 0 यहाँ पर हो जाएगा, इतना वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू 2, एम जी इंटू 2 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट स्पीड से। अब यहाँ पर सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि ये पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है नीचे, ऐसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये किसके इक्वल, 25 जी के इक्वल नीचे फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा, 25 जी के इक्वल। तो यहाँ पर एक गलती कर देते हैं बच्चे कि यहाँ पर सर फोर्स तो नीचे लग रहा है एम जी के इक्वल, ये फोर्स तो नीचे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ पर ये पर्सन किधर फोर्स रोप को खींच रहा है, 2 मीटर डाउनवर्ड। मान लो कि तुमने रोप को 2 मीटर नीचे खींचा, तो फोर्स इस जिस पॉइंट पर तुम फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो इस वर्क डन बाई पर्सन पूछा गया, तो ये फोर्स किस पॉइंट पर लगा रहा है, इस पॉइंट पर लिखा है, वो खींचेगा नीचे की तरफ तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, और ये फोर्स एम जी के इक्वल लगा रहा होगा, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से खींच रहा है तो एम जी इंटू 2 पॉजिटिव वर्क होगा, इसका पर्सन का वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन, अगर वर्क डन बाई कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है टेंशन बताओ, तो इसमें इसी वर्क को ट्रांसफर हो जाता है, टेंशन बोल देते हैं इसको। तो टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की, वर्क डन बाई टेंशन इक्वल्स टू टी इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा 2 मीटर, ऐसे कर। तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है,
ठीक है, ओके। एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये वाला डिस्टेंस देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और ये 4 मीटर है हाइट। अब एक रिंग से ऐसे कनेक्टेड है जिसका मास m है, और फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ 5 न्यूटन। तो अब अगर आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन इधर की तरफ राइट साइड, और डिस्प्लेसमेंट रिंग कहाँ पर चला जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ पर चला जाएगा। ऐसे फोर्स ऊपर लग रहा है, इधर लगा रहा है, धीरे धीरे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, रिंग यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि कितना ये पर्सन वर्क किया वो कैलकुलेट करना है आपको। तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट जो है पहले ऐसे था, ऐसे रिंग था, ये 5 मीटर हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 मीटर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। पहले 5 मीटर था। अब ऐसे जब एक यहाँ पर ये पॉइंट जो है पहले यहाँ था, ये डिस्प्लेस होकर कितना आगे चला जाएगा, ये हो गया अब 3 मीटर। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं वो कितना डिस्प्लेस हो गया, 2 मीटर राइट साइड हो गया स्टूडेंट्स, 2 मीटर। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन वो कितना डिस्प्लेस हो गया, 2 मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 जूल। 10 जूल वर्क किया स्टूडेंट्स। यहाँ पर वर्क डन बाई किसके द्वारा, फोर्स द्वारा होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर फोर्स तो राइट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। यहाँ पर हमें देखना है, यही तो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ मिस्टेक नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है कि कितना मीटर हुआ है, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे और उसके बीच जो एंगल होगा, ठीक है। वर्क पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, हमने ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट्स। मान लो कि जैसे देखें और एग्जांपल कुछ जनरल कंसीडर करते हैं, यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ राइट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है, लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक पर्सन जो है यहाँ से उठा के ऊपर कर दिया, तो वो फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो वर्क पॉजिटिव होगा यहाँ। तो ना केस में अगर ये पर्सन सिर्फ होल्ड करके रखता है, ऐसे उठा के ऐसे होल्ड करके रखा है, तो उठाते वक्त तो वर्क कर रहा है। जब यहाँ से इस हाइट से उठा के ऊपर ले गया तो वर्क किया। अब होल्ड करके मान लो कि 4 घंटे तक रखा है तो वर्क नहीं कर रहा है। वो होल्ड करके 4 आवर तक रखा है ऐसे ही, तो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क 0 हो जाए, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग यही है। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये पुश करने की कोशिश कर रहा है इंक्लाइन कार पर, लेकिन कार नीचे की तरफ स्लाइड होने लग रही है। फोर्स लगा रहा है लेकिन स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वर्क यहाँ निगेटिव हो जाएगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 होगा स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं बता देना चाहता हूँ। अगर सर कभी कभी बच्चे का सवाल आता है कि सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है राइट साइड में, जैसे मान लो कि कोई कार पहले ही से जा रही थी, इधर कार जा रही थी इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ ऐसे बना, ऐसे जा रही थी स्लाइड होके, ठीक है, ऐसे जा रही थी इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, और तुम फोर्स कार को पीछे की तरफ से ऐसे खींच रहे थे किसी एंगल पर, ठीक है, मान लो कि ये अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल पर तुम खींच रहे थे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हो तो इसका वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो देखेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का किधर की तरफ हो रहा है स्टूडेंट, राइट साइड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर थीटा बोलो तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस अल्फ़ा। तो अगर वर्क डन कैलकुलेट करें तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 180 माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि हमें थीटा किसको लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फ़ा, लिख सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस थीटा इक्वस टू माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। 180 माइनस अल्फ़ा है तो माइनस कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं वर्क, तो यहाँ पर वर्क निगेटिव हो जाए, ठीक है। तो अगर थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है तो वर्क डन निगेटिव होगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए, 3-4 सिचुएशन दिया गया है कि वर्क डन बताओ, हमें बताया गया अकॉर्डिंग टू द वर्क डन ऑन द बॉक्स इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा वर्क किसमें होगा।
डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, तो इस फोर्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का सेम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है स्टूडेंट, और डिस्प्लेसमेंट सब में सेम बनते हैं। तो वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, एफ एस होगा, cos 0 1 हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में होगा, इसमें होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होगा इसमें। अब ये कॉस थीटा cos 0 सबसे ज़्यादा 1 हो सकता है, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो cos का वैल्यू घटता है, cos थीटा का वैल्यू घटता है, थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे तो cos थीटा वैल्यू, तो इससे तो वर्क कम ही होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर cos थीटा का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, 1 से कम आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल, 0 एंगल बना रहता है, यहाँ पर वर्क 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सब केस में डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए तो वर्क इसमें ज़्यादा होगा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, तो डी सी बी ए होगा, डी सी बी ए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वही है यहाँ पर, ये तो ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन ये अच्छा है, इसको मैं थोड़ा डायग्राम इसमें अच्छे से नहीं है, मैं बना देता हूँ डायग्राम, 1 मिनट रुको, डायग्राम अच्छा बना देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, एक ऐसे ब्लॉक रखा गया है स्टूडेंट्स, और ये लिफ्ट के अंदर है, ऐसे लिफ्ट के अंदर है, सॉरी, ठीक है, ये लिफ्ट के अंदर है, ऐसे डायग्राम इसको कोइंसाइड हो जा रहा है, 1 मिनट, एक लिफ्ट के अंदर है ऐसे, ठीक है, और ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट नीचे आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि इसका मास m है, मास m है, टी टाइम के बाद बताओ कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है। ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये ब्लॉक तो नीचे आ रहा है, पहले यहाँ पर था, इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड नहीं कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे सर इस पर फिक्स है, इस पर रखा गया है, हमारे वेइंग मशीन बोले क्या बोलते हैं, एलिवेटर में ऐसे रखा गया है। सर तो फोर्स इसका कितना लग रहा होगा, एम जी इधर लग रहा होगा, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा है, तो एम जी साइन थीटा होगा ये कंपोनेंट इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, एम जी साइन थीटा के इक्वल है। लेकिन हमसे पूछा गया कि वर्क डन बताओ, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ देर के बाद ये कहाँ पर होगा स्टूडेंट, लिफ्ट ब्लॉक कहाँ पर होगा, लिफ्ट तो यहाँ आ गया होगा, ऐसे लिफ्ट मूव करके टी टाइम में कितना डिस्प्लेस कर गया होगा ये पॉइंट, ऐसे मिला लेता हूँ इंक्लाइन प्लेन, ये यहाँ पर ब्लॉक आ गया होगा, फ्रिक्शन इधर ही लग रहा होगा अभी, और डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना हुआ होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करा तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी हो गया, v इंटू टी हो गया। अब देख बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये है स्टूडेंट्स थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस 90, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, एफ इंटू एस वी इंटू टी इंटू कॉस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा वर्क डन, और एफ किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है ना, एम जी साइन थीटा के इक्वल है, इंटू वी टी, और कॉस 90 प्लस थीटा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस एम जी वी इंटू टी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। उसी तरह से हम लोग एम जी का भी वर्क डन निकाल सकते थे, एम जी तो डाउनवर्ड ही लग रहा है, तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाई एम जी अगर कैलकुलेट करने के बोलता है तो सिंपल होता है एम जी इंटू वी इंटू टी हो जाता, वी इंटू टी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 नहीं। नॉर्मल का वर्क यहाँ पर 0 नहीं होता, यहाँ पर नॉर्मल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ नॉर्मल 90 होता है, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा होता। तो यहाँ वर्क डन बाई अगर नॉर्मल भी कैलकुलेट करते तो नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा था स्टूडेंट, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड। एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई नॉर्मल
वर्क डन बाई नॉर्मल वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? नॉर्मल किसके इक्वल होगा? एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा कि नहीं? एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो है। आप एनएलएम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा इंटू वी इंटू टी डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स का वैल्यू है, नॉर्मल का वैल्यू है, इंटू वी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो एम जी कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वी टी हो जाएगा। तो वर्क डन बाई नॉर्मल भी निकाल लिया, वर्क डन बाई ग्रेविटी भी निकाल लिया, वर्क डन बाई हमने फ्रिक्शन भी निकाल लिया। तो इससे सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके बेसिक्स के कराऊंगा, और इस पर बेस्ट जितने भी आपके वर्क और एनर्जी के और जितने भी कंसेप्ट है धीरे धीरे करके हम लोग इसके सारे वीडियो मैं डालूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें।